बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए MTH 401 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सब्जेक्ट है, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। लेक्चर नंबर 26 से लेके 28 तक, यानी कि नेक्स्ट 3 लेक्चर 23 से 25 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट के 3 लेक्चर जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे यहाँ पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQs का है, जिसमें उसने हमसे कहा है कि द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन AT स्क्वायर D स्क्वायर y बाय dt का स्क्वायर प्लस बीटा टी dy बाई dt प्लस गैमा y इज इक्वल टू f(t). अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस का बताना है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर 26 में भी देखा होगा कि हम ऐसी इक्वेशंस की सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशंस को फाइंड आउट करते होते हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन को लेट करते होते हैं। आपको अगर याद हो तो y इज इक्वल टू x की पावर m, ठीक है। इसकी सपोजिशन से हम यहाँ पे y की जगह पे ये पुट करेंगे और dy बाई dxt की जगह पे हम इसका नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव लेंगे एंड फर्दर जो है हम इनका डेरिवेटिव लेते लेते हम यहाँ तक सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे अकॉर्डिंग टू जो चूँकि यहाँ पे t है तो हम विद रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू e की पावर t भी ले सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरह से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि विद रिस्पेक्ट टू t है तो आप वेरिएबल भी t वाला ही लेट करें, e की पावर t वाला, ठीक है। आप वहाँ से इसको सॉल्व करते थे तो आपके पास एक जनरल फॉर्म बनती थी जहाँ पे हम जो है इसको फिर आगे रूट्स फाइंड करते थे यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास वो फॉर्म है जिसमें पॉजिटिवली फॉर्म बनती होती है, ठीक है। m का स्क्वायर, चूँकि जिन पे स्क्वायर नहीं है वो तो डेफिनेटली हमें पता है जब दो डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली m पे स्क्वायर बनेगा ही, राइट। ये तो हो ही नहीं सकते थे ना जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है। और फिर साथ में नेगेटिव जिसके आ रहा है हमें पता है कि दरमियान में तो पॉजिटिव है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है उसकी एक्सिलरी इक्वेशन में से। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ म्यू बिलोंग टू अ रियल नंबर इज़ द रूट ऑफ एसोसिएटेड एक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ द काशी-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन देन डिटरमाइन द। अब आपको पता है कि बिलोंग टू अ रियल नंबर, जब वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है मतलब ये है कि उसमें आयोटा शामिल नहीं है, ठीक है ना। सिंस उसने कहा है फॉर द काशी-ऑयलर इक्वेशंस वी पुट y इज इक्वल टू x की पावर m एंड हेयर वी गिवन अ m, कोई भी रूट फाइंड कर लेंगे यानी कि हमारे पास कोई भी आंसर आ जाता है। और ये अल्फ़ा जो है हमें पता है बिलोंग टू अ रियल नंबर है। तो जब ये रियल नंबर है तो हम जब उसको सोल्यूशन के लेके जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में लेके जाते हैं तो y इज इक्वल टू c1 x की पावर 2। अब देखें ये हमारे पास उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा बिकॉज क्या वजह बनी है कि अगर हमारे पास ये रियल से बिलोंग ना करता तो हमने साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लेके आने होते हैं, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जब हमारे पास आयोटा आता होता है तो हम कम्प्लेक्स के हिसाब से लेते होते हैं, यानी कि अगर वो बिलोंग टू सी करता म्यू तो हमने जब इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना था तो हमने साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी शामिल करना था। क्योंकि अब ये सिर्फ रियल है इसी वजह से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू c1 x स्क्वायर, ठीक है। वो कोई भी नंबर जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास शो दैट y इज इक्वल टू ax की क्यूब है प्लस bx की पावर -2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द काशी-ऑयलर इक्वेशन। दिस इक्वेशन आपको गिवन है। स्टूडेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि y के 2 डेरिवेटिव लिए जा चुके हैं और यहाँ पे एक सिंपल y है और y आपको गिवन है। तो आपने देखना है कि अगर मैं इसके डबल डेरिवेटिव को यहाँ पे पुट करूँ x स्क्वायर के साथ मल्टीपल भी करूँ देन y के साथ 6 को मैं मल्टीपल करते हुए फिर दोनों से सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर मेरे पास 0। हमने क्या करना है जी, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या वाकई ही आंसर 0 बनता है या नहीं, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है x स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाता है। तो इसका हम डबल डेरिवेटिव पहले ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देखें डबल डेरिवेटिव जब लेंगे तो पहले डेरिवेटिव में क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हम देखें तो एक्स का क्यूब है ना, ए तो कांस्टेंट है, सो 3a एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद नेगेटिव क्यों लगा रहा हूँ, चूँकि पावर नेगेटिव की है, पावर ने शुरू में आ जाना है, बी वैसे कांस्टेंट है और एक और कम करने से वो माइनस का 3 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसके बाद इसका जो नेक्स्ट होगा डेरिवेटिव, यानी कि इसका दूसरा डेरिवेटिव जो होगा, जैसा कि मैं उसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर लिखता हूँ। सो मुझे पता है अब दोबारा से जब पावर शुरू में आएगी तो क्या बन जाएगा, 3 2 6 6 यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा और एक्स की पावर बन जाएगी 1। ठीक है। एंड फर्दर हमें पता है जी कि ये वाला 3 जो है इस माइनस वाले 2 से मल्टीपल होकर इसको कर देगा पॉजिटिव का 6, बी एक और पावर कम होने से वो बन जाएगा माइनस का 4। तो 6ax प्लस 6bx की पावर -4 इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द y। ठीक है। तो ये देखें अब ये 6ax प्लस 6bx की पावर -4 जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकाला था। अब उसने क्या करना है, एक्स स्क्वायर ने जब मल्टीपल होना है तो एक्स की पावर सिंगल और एक्स की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर -4 और पॉजिटिव का 2, तो यहाँ पे बनना है माइनस का 2, जो कि गलती से उसने माइनस का 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना है माइनस का 2। ठीक है ना, पावर में। और नेक्स्ट देखें 6 को जब मल्टीपल कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेम वही कुछ बन जाएगा जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, जिससे आंसर आपको 0 शो हो जाएगा। सो ये आपके पास जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9x डी वाई बाई डी एक्स -20y इक्वल टू 0। जी तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे लेट करना है जी x इज इक्वल टू ई की पावर t से। ठीक है। अब आपने x इज इक्वल टू ई की पावर t जो लेट किया है, दोनों तरफ से आपने ले लेना है log x, दोनों तरफ मतलब कि आपने log को अप्लाई कर दिया। ठीक है। और फिर log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, log x इज इक्वल टू किसके बन जाएगा t के। चूँकि ये कैंसिल हो चुके हैं तो log x बराबर किसके आ रहा है, इस t के। यहाँ तक कन्फ्यूज़न हल हो चुकी है। हाँ जी, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट आगे ले चलता हूँ कि जब आप इस चीज़ का आप डेरिवेटिव लोगे तो dt बाई डी एक्स और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो फर्स्ट लाइन आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब देखें हमें जो मिला है dt बाई डी एक्स, हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स। हमने क्या करना है, हमने चेन रूल की मदद से इसको पहले बनाना है। हम लिख सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इक्वल टू किसके होगा, dy बाई डी टी के और मल्टीप्लाई होगा dt बाई डी एक्स। चूँकि हमने dt बाई डी एक्स का आंसर तो निकाला था, वो आया था 1/x। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यही जो x होगा ये इधर आके जब मल्टीपल हो जाएगा तो x dy बाई डी एक्स बराबर किसके बन जाएगा, dy बाई डी टी के। ठीक है। यानी कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आएगा, dy बाई डी टी के। आप देख सकते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू किसके आ रहा है, x dy बाई डी एक्स के। ठीक है। सो ये हमारे पास इस चीज़ के लिए वैल्यू पुटिंग हो जाएगी। अब हमने तो निकालना है इसके लिए भी, तो हमें इसका अगेन से दोबारा से डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं अगेन डेरिवेटिव ले लूँ किस चीज़ का, dy बाई डी एक्स का। ठीक है ना। तो हमें पता है dy बाई डी एक्स का आंसर जो है वो क्या था, तो dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स हमें पता है कि वो चीज़ किसके बराबर थी हमारे पास 1/x के। क्योंकि x तो मैंने मल्टीपल कर दिया था ना बाद में, लेकिन dy बाई डी एक्स बराबर किसके था 1/x dy बाई डी टी के। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमने ये वाला पॉइंट लिखा है कि 1/x dy बाई डी टी, इसका मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ जी। तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगा इस चीज़ का तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमें पता है ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1/x को छोड़ दूँगा,
डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म में मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास कुछ इस तरह से हो रही है कि 1/x को भी वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, जब हम डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो ना मैं यहाँ पे, तो क्या होगा जी, हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स जब मैं ले रहा हूँ डी वाई बाय, ये वाई है, ये डी टी है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है ना, तो क्या बनेगा मेरे पास, तो ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा हमारे पास कि इसके डबल डेरिवेटिव बन जाएंगे। अगेन जब टी का लूँगा तो डी टी बाई डी एक्स शो हो जाएगा, यानी कि जो शुरू वाला 1/x था वो एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको नीचे भी। ठीक है ना, यहाँ तक देखें, सही है। और जब इसका लूँगा डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी का स्क्वायर, साथ में अगेन डी टी बाई डी एक्स जो है उसका इक्वल टू होता था 1/x। ठीक है। अब ये वाला 1/x और जो शुरू में 1/x है दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1/x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी का स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये आपके पास एक 1/x है और एक ये 1/x है। ठीक है, ये मैंने अभी इस पोर्शन को सॉल्व किया है। ये वाला पोर्शन कैसे आता है, तो अब आपको पता है कि डी वाई बाय डी टी तो वैसे का वैसे है, 1/x का डेरिवेटिव लेने से क्या होना था, हमें पता है जी कि x की पावर ने पहले ऊपर जाके -1 बनना था। ठीक है, यानी कि x की पावर -1 होनी थी, तो -1 x की पावर -2 यानी -1/x का स्क्वायर, और यही चीज़ उसने लिखी है -1/x का स्क्वायर, साथ में डी वाई बाई डी टी जो शुरू वाला था वो वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें भी 1/x स्क्वायर है, इसमें भी 1/x स्क्वायर बन रहा है, तो वो दोनों ही कॉमन लेके जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है उसकी तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, यानी इसकी तरफ। ठीक है, अभी देखिए उसने सिर्फ कॉमन लिया है, नेक्स्ट टर्म में यही जो इधर बटे में है इधर आके इस वाली टर्म से मल्टीपल हो जाता है, और ये वाला पोर्शन आपके पास एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मतलब होता है कि डेल वाई का स्क्वायर, और सिंपल जो वाई है वो हमारे पास हो जाता है डेल वाई। ठीक हो गया। सो उसके बाद हमारे पास हमें यही पता चल जाता है कि जहाँ पे डबल डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होगा तो हम वहाँ पे डेल स्क्वायर माइनस डेल वाई, जिसमें डेल कॉमन लेके डेल इंटू डेल -1 भी पुट कर दिया करेंगे। अब ये हमने आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट में आप लोगों के लिए जो कह दूंगा कि ये हमारे पास वहीं से आ रहा है। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं, अब उसने सपोजिशन को पुट करने की कोशिश करनी है। सो आप देख सकते हैं जी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई की जगह पे डेल इंटू डेल -1 माइनस जो प्लस 9x है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 9 तो वैसे आना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आना है, सिर्फ और सिर्फ डेल वाई। तो आप देख सकते हैं 9 साथ में डेल वाई लिखा है और -20y, तो जो 20y है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने उसको क्या कर लिया है जी, बना लिया है। अब हम उसको डेल की फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, अगेन अगर डेल मल्टीपल भी हो जाता है दोनों से तो डेल स्क्वायर माइनस डेल वाई प्लस 9y, तो माइनस डेल वाई प्लस 9 डेल वाई, तो वो पॉजिटिव का 8 डेल वाई। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे y इक्वल टू ई की पावर mt का सोल्यूशन लेंगे, जब हम उसे m रूट में लेके जाएंगे। अब हमारे पास ये इस कदर आसान हो चुकी है कि हम इसे आसानी से m वाली फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो हमें पता है अगर y इक्वल टू ये आपको नज़र आ रहा है ई की पावर mt, तो वो तो इस y की जगह पे पुट होगा ना। जब इस डेल वाई का मतलब होता है कि डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो m ई की पावर mt बन जाएगा। जब हमने डबल डेरिवेटिव लेना है एक और m शुरू में आ जाएगा, तो m का स्क्वायर बन जाएगा, ई की पावर mt वैसे का वैसे आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, m स्क्वायर ई की पावर mt प्लस 8m ई की पावर mt माइनस 20 ई की पावर mt। फिर एक में ई की पावर mt कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, ई की पावर mt तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, लिहाजा ये जो पोर्शन है इसको हमने ज़ीरो के बराबर रखा। ठीक है, फिर इसके हमने एक फैक्टर बना लिए, फैक्टरों में से दो आंसर आते होते हैं, और जो हमारे m1 m2 जो दो आंसर आए हैं स्टूडेंट्स, इसी को हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में लेके जाना होता है, a1 y1 प्लस b y2।
सो y1 में e⁻m1t और y2 में e⁻m2t। 1 में -10 और 2 में पॉजिटिव का 2, ठीक है ना। तो m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दी गई है। तो हमें पता है जी x = e⁻mt था, और अकॉर्डिंग टू लॉ की प्रॉपर्टी यहाँ से x की पावर -10 और e⁻2t जो है बेसिकली वो हमारे पास फिर x की पावर का पॉजिटिव का 2 बन जाएगा। सो फिर यही जो हमारे पास आंसर होंगे, हमने y1 और y2 को बेसिकली ये देखे पावर नेगेटिव थी तो बटे में जाके पॉजिटिव, और ये वाला y2 वैसे का वैसे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो जनरल सोल्यूशन बन जाता है जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है 27, उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी द नेचर ऑफ रूट ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन डिराइव फ्रॉम द कॉची ऑयलर इक्वेशन। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, अभी हम इससे पिछले लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम सबसे पहले इसको एक्सिलरी इक्वेशन में लेके जाते हैं, वहाँ से फिर हम उसको एम वाली फॉर्म में लेके आते हैं, वहाँ से हम एम वगैरह फाइंड करते हैं जो कि यहाँ पे इसके रूट है, और हमने रूट्स को देखते हुए बताना है इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको बताएंगे e⁻t, फिर आप x dy/dx का आंसर निकालेंगे, जो कि आपको यहाँ पे पता है x dy/dx का आंसर निकालेंगे, फिर आप डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये प्रोसीजर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। देन आपने उसे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देन आपने y = e⁻mt लेना है, फर्दर आपने उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। देन आपके पास e⁻mt कॉमन लेते हुए जो कि वो 0 नहीं होगा, ये फॉर्म बन जाएगी। फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला नज़र आ रहा है, इसमें पुट करेंगे और आंसर को देखेंगे। अब चूँकि इनका आंसर हमारे पास दरमियान में डबल नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आंसर नेगेटिव नहीं होगा तो ये कम्प्लेक्स किसी सूरत भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब जो भी आंसर बनेगा हमारे पास वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। चूँकि ये सिफर भी नहीं बन रहा, जो हम कहें कि इक्वल आ जाए, तो ये डिस्टिंक्ट भी होगा और आपके पास रियल भी होगा। सो नेक्स्ट उसने कहा है हमारे पास वही क्वेश्चन उसने दोबारा से दे दिया है, ठीक है। क्योंकि x का जो स्क्वायर था ना d² y/dx के साथ, वो उसने डिवाइड कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो उससे फिर क्या हुआ है, आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म नज़र आ रही है। उसने यही क्वेश्चन उठा के दोबारा दे दिया और उसमें से कहता है आपने एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपके लिए ये बहुत आसान होगा। आपने दोबारा से वर्क क्या करना है, e⁻t लेना है। ये सारा कुछ आपको बता चुका हूँ कि आपने x² dy/2 पहले आपने उसके लिए del y, ये देखें सारा प्रोसीजर वही चल रहा है आपके पास। फर्दर आपने वो निकालने के बाद आपके पास ये जो फॉर्म थी जिसको हमने नेक्स्ट आगे सॉल्व करके रूट्स के बारे में बताया था, आपने बस यहाँ तक रोक देना है और ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। तो ये स्टूडेंट आपकी प्रैक्टिस है, मैं आपको समझा चुका हूँ ये स्टेप इससे पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट भी अगर देखें तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही एग्जांपल उठाई है, इक्वल के बाद वाला पोर्शन जो है वो उसने छोड़ दिया है। सो जब आपने एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो वो आपके लिए इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे उसने हमसे क्या कहा है, टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड मेक एक्सिलरी इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए आपको कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली आपने इनकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है, आपने बिल्कुल वही बनाया, वहाँ तक पहुँचे, फिर आपने क्या किया, उसकी एक्सिलरी इक्वेशन बना दी है। तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ रहा है, ठीक है ना। कि सबसे पहले आपने e⁻t लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये सारा प्रोसीजर, आपने निकाले, 2 रूट्स आए आपके पास, ठीक है ना। तो रूट्स आने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है, आपने आंसर को यहाँ पे देखा तो वो क्या बन रहा है, -10 और 2, ये देखें दोनों ही जो है वो रिपीटेड भी नहीं थे, ये रियल भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। और इसको कैसे लिखते थे हम ऑलरेडी सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो 28 है, ठीक है। इसके अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें तो पहला MCQs। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये सेगमेंट हमारे पास चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे कन्वर्ज, डाइवर्ज, सीरीज़, सीक्वेंस, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पावर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपने इस लेक्चर को ज़रा इस अच्छे से देख लेना है, ठीक है।
ताकि आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे इससे रिलेटेड वो आप इजीली वहाँ पे कवर कर सकेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा है कि कंसीडर अ पावर सीरीज़। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपने अब अच्छे से जहन नशीन कर लें कि आपके पास ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो आपके पास सीक्वेंस नज़र आ रही है कि x की पावर n बाय n का फैक्टोरियल, ये सीक्वेंस किस चीज़ की है, e की पावर x की। ठीक है, ये सारे आंसर इसी के निकलते हैं अगर आप इनके डेरिवेटिव लेते जाएं। सो अकॉर्डिंग टू मैक्लैरन सीरीज़ अगर आप लोगों को याद हो तो हम उस पर अगर अप्लाई करें तो हमें ये आंसर मिलते जाते हैं, ठीक है ना। सो उसने ये पूछा था हमारे पास कि ये पावर सीरीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपने जहन में रखना है साइन वाले जो होते हैं उनमें सिर्फ आ जाता है x की 3, x की 5, x की 7, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से कॉज वालों की जो है वो जुफ्त में आ जाती हैं 2, 4। तो हर एक की एक अलग अलग सीक्वेंस होती है, सीरीज़ होती है। तो ये आपने ना जहन में रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1x, x², x3, x4 अप टू सो ऑन लगातार मसलसल चलते हैं, एंड फैक्टोरियल भी डिवाइजर में मसलसल लगातार चल रहे होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है जी ये यहाँ पे ये सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है कि पावर सीरीज़ फॉर ऑल द वैल्यूज़। हाँ जी, तो स्टूडेंट हमें पता है अगर हम फैक्टोरियल की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें पता है हमेशा हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो से लेस आएगा। आने वाले जितने भी आंसर होंगे ना वो 0 समथिंग कुछ जाते जाएंगे। सो आंसर इनका हमेशा जो है वो 0 और 1 के दरमियान में रहता है। सो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सीरीज़ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। पावर सीरीज़ में जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे, इनके आंसर जो है वो कन्वर्ज करेगी, इनके जो आंसर होंगे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर। सो सोल्यूशन में उसने कैसे जाना है, कैसे पता चला, अभी हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके भी बाय द रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट क्या होता है कि आपके पास अगर एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, an+1, उसके अंदर आपने 1 को ऐड करना है, फिर उस पर डिवाइड कर देना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। सो ओरिजिनल क्वेश्चन में अब देखें x की पावर n डिवाइडेड बाय 2n का फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसका अगर मैं वैसे फॉर्म लिखूं an तो उसका an+1 डिवाइडेड बाय an। अब देखें जहाँ पे n था n+1, 2n का फैक्टोरियल था तो n+1 का फैक्टोरियल लिखना था, तो वो 2 अंदर मल्टीपल हो गया 2n+2 का फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय n है तो डिवाइडेड बाय ये सारा वैसे का वैसे लिख दिया उसने, ठीक है। अब इसको उल्टा के लिख दिया जाएगा, जो बटे वाला पोर्शन था वो अब देखें 2n का फैक्टर ऊपर आ गया, x के पावर n नीचे चला गया, बाकी ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज रह जाएगी, वो चेंज नहीं होनी थी, ठीक हो गया। सो उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2n+2 है ना, इसके बाद 2n+1 और फिर 2n, उस फैक्टोरियल ने 2 बार n वाले से। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मैं इसे ओपन करूँ इस वाले स्टेप को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप को कि मैंने बेस्ट ऑफ ऑल लिखना था x की पावर n है, n+1 है ना, सॉरी, तो x की पावर n और x ऊपर वाले टर्म को खोल रहा हूँ, और ऊपर क्या है जी 2n का फैक्टोरियल, सही हो गया। नीचे क्या है मेरे पास 2n+2 का फैक्टोरियल है ना, तो पहले मैं लिखूँगा 2n+2, फिर मैं लिखूँगा 2n+1, फिर मैं लिखूँगा 2n का फैक्टोरियल, जो कि फिर इस वाले फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे x की पावर n बचना था, एक और नीचे भी लिखना था मैंने, उसने इसके साथ कैंसिल होना था, तो x पर ये दो टर्में विदाउट एनी फैक्टोरियल ये बच जाती हैं, जो कि यहाँ पे उसने लिख दिया है। अब अगर आप n की जगह पे या x की जगह पे कुछ चीज़ें पुट करेंगे, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 के करीब जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से आंसर जो है वो 0 के करीब चला जाएगा। सो वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। सो नेक्स्ट भी MCQs है जी पावर सीरीज़ का। हमारे पास x-2 सारे की पावर n है डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, कहता है जी क्लियरली कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। अब x क्या लाए करेगा। सो स्टूडेंट हमने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होता है मैं आप लोगों के साथ इसका मेथड शेयर करता हूँ।
अब आपने क्या करना है, जिसमें आपको एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू पे बात कर रहे हैं ना, एक्स नीचे तो है ही नहीं, ऊपर एक्स है, तो आपने क्या करना है, उस वाली चीज़ को एब्सोल्यूट फॉर्म में ले आना है, एक्स माइनस टू। अब चूँकि किस तरह से हो सकता है, उसी सूरत में हो सकता है जब आंसर 1 से लेस होगा, तभी तो वो कन्वर्ज करेगा, चूँकि कन्वर्ज की कंडीशन है यहाँ पे। अब हमें बताए एब्सोल्यूट का सिंबल जब भी ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस आ जाना है, तो इसीलिए फिर में जो नेगेटिव वाला होगा, ठीक है, जो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास, कि जो हमारे पास नेगेटिव वाला होगा वो क्या होगा, वो लेस होगा, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे शुरू में लिख लेता हूँ, मतलब कि मैं ये फॉर्म लिख दूँगा, ये वाली फॉर्म, कि -1 लेस होगा x-2 से, और x-2 लेस होगा फिर पॉजिटिव के 1 से, ठीक है। वो +-1 आना था तो वो -1 शुरू में आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा होगा। फिर इस तरह से अगर मैंने x की बात करनी है तो यहाँ पे -2 है, तो मैं +2 इधर भी ऐड कर दूंगा, +2 इधर भी ऐड कर दूंगा। इधर +2 ऐड करने से मेरे पास ये देखिए उसने ये स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, x का आंसर आपको शो हो जाएगा, इधर 1 बन जाएगा, इधर 3 बन जाएगा। सो ये ऑप्शन आपके पास एब्सोल्युटली करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। सो स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास -1 की पावर जो है ना n होती है, ठीक है। n अगर पॉजिटिव होगा, इवन होगा तो +1 बन जाएगा, अगर ऑड हुआ तो -1 बन जाएगा। इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव वो आपको अल्टरनेटिव सीरीज देगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें -1 ही नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है लेकिन ऊपर पावर पॉजिटिव का 2n बन जाता है, यानी कि अगर मैं 1 से मल्टीपल करूँगा 2 तो दोबारा इवन बन जाएगा। अगर n की जगह पे मैं 2 पुट करूँगा तो 2 to 4 बन जाएगा, वो तो दोबारा इवन बन जाएगा। तो पावर हमेशा इवन रहेगी, अल्टरनेटिव सीरीज तो नहीं ना बनेगी। अल्टरनेटिव तब बनेगी जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पावर में n होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट आपके पास जो है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज जी। तो पावर सीरीज कैसे बनाते होते हैं, सो हमने क्या करना है, हमें जो सीरीज़ गिवन है हमने इसमें सबसे पहले इसको लेट करना है। हम इसको ले लेते हैं जी सीरीज़ की फॉर्म में। कैसे लेते हैं जी, ये देखें हमने उसको सीरीज़ की फॉर्म में ले लिया है कि हमने इस मिशन के 0 to इन्फिनिटी कर दिया, ए के x प्लस पाई स्क्वायर रूट है और सारे की पावर के। अब मैं एक दफ़ा 0 पुट करूँगा, जब 0 पुट करूँगा ठीक है ना, तो a0 बन जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा। और किसी भी चीज़ की पावर के यहाँ पे है तो 0 लिखने से, पावर 0 होने से वो 1 बन जाएगा, तो a0 अकेला बन जाएगा। फिर इसी में जब k की जगह पे 1 पुट करूँगा तो a1 x प्लस पाई पे स्क्वायर रूट, और k की पावर 1 होने से वो सिर्फ कुछ पावर भी नहीं लिखूँगा क्योंकि 1 मौजूद है। फिर जब मैं 2 पुट करूँगा तो a2 x प्लस पाई का स्क्वायर रूट और पावर 2 हो जाएगी। इस तरह से ये क्या बन रही है, एक सम पावर सीरीज बन रही है, ठीक है, जिसमें a के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि उस पावर को लेके चल रहे हैं। तो जस्ट आपने क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज, तो हमने फॉर्म बना दिया कि ये इसकी इस तरह से फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। सो फाइंड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने पावर सीरीज़ का, आपने ना एक फार्मूला ज़हन में रख लेना है जिसकी वजह से हम आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास ना एक पावर सीरीज़ का फार्मूला, हमने इसको यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है इस फार्मूले से जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है ये वाला पावर सीरीज़ का, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़ का, किस चीज़ का, सेंटर ऑफ पावर सीरीज़ का। अब हमने इससे कंपेयर किस तरह से करना है, उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। सेंटर ऑफ द पावर सीरीज मीन है कि आपसे वो सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपने यहाँ से कैसे कंपेयर करना है, तो आपको ये सारा तो an नज़र आ रहा है, x दरमियान में फार्मूले में यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आपने डबल माइनस लगा दी। ये देखें यहाँ पे माइनस लगा दी और एक इसके साथ माइनस लगा दी। फिर आपने क्या कर दिया, ये वाली माइनस, और फिर c जो है क्या बना रहा है, ये सारा कुछ c ही तो है। ये देखें उसने क्या किया है, पहले उसने इस फॉर्म में लाने के लिए डबल माइनस का सहारा लिया यहाँ से, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि -c, यानी c की जगह पे तो ये आ रहा है, सो लिहाजा
हम कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ द सीरीज की वैल्यू जो है वो क्या है, -k√π के। ठीक है ना, ये होता है कंपेयर करके, आपने असल फार्मूले से कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद आपने जस्ट वैल्यूज़ को वहाँ से पिक कर लेना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, जिसमें समेशन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to इन्फिनिटी है और समथिंग ये है। तो अब आपने क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो स्टूडेंट, अब आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड करना है, मीन आपने यहाँ पर रॉ को फाइंड करना है। वहाँ पे c को फाइंड किया था, यहाँ पे रॉ को फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या है आपके पास, इसमें आपके पास ये मेथड आ जाता है तो जिसमें आपने ak/ak+1 पावर सीरीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या होता था कि हम n+1 ऊपर लेते हैं, इसमें हम नीचे लेते हैं +1 वाला। सो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये देखें जी, यहाँ पे k जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे पहले उसने k को इस्तेमाल किया है इस an वाले पोर्शन को। ठीक है, इस वाले पोर्शन को भी सीरीज़ को नहीं ले रहा, वो सिर्फ और सिर्फ किसको ले रहा है, इस वाले पोर्शन को। n की जगह पे k यानी k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर है 2 + k। ठीक है, और जब निचली टर्म पे लिखूंगा तो n की जगह पे k नहीं बल्कि k+1। जब नीचे लिखना था 2n की जगह पे k+1 तो 1 + 2 3 बन जाता, जो कि आपको 3 + k की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। फिर ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो k और k+1 ये बटे में रह जाएंगे। चूँकि होना कुछ यूँ था कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ कि बेसिकली k और 2 + k ये अलग से आ जाएगा। फिर उसके बाद जो सबसे नीचे था 3 + k इसका स्क्वायर रूट और k+1 ये अलग से बन जाएंगे। ठीक है, तो यही उसने k+1 वाला जो है वो सिर्फ k के नीचे लिख दिया था, तभी आप लोगों को ऐसे लग रहा है। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें कि मैं अब अगर इसमें से ऊपर तो ऑलरेडी एक k नज़र आ रहा है आपको, नीचे वाले से अगर मैं k कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे k की जगह पे 1 और उसकी जगह पे 1/k, ये तो पोर्शन बन जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन का। नेक्स्ट वाले में से जब k कॉमन लूँगा तो साथ में स्क्वायर रूट भी आना है। ठीक है, जो कि आपको अब इसके नीचे नज़र भी आ रहा होगा कि जब वो यहाँ से k कॉमन लेगा तो 3 + 3/k+1 ये अलग से बटे में बनेंगे, और नीचे वाले से जब आप k कॉमन ले लेंगे तो वो 2/k बनेगा n+1। ठीक है, साथ में स्क्वायर रूट आने ही है दोनों पे अलग अलग से, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर से ये वाला k इससे कैंसिल, तो उसके बाद आपको ये वाली फॉर्म मिल जाती है। ठीक है ना, ये वाली फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप k की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो हमें पता है जी समथिंग इन्फिनिटी वो जो है वो 0 होती है, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। सो 1 × 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1, ये 1 और +0 लिखे ना लिखें, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1, तो सारा कुछ 1 1 है, डेफिनेटली आंसर भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द इंटरवल ऑफ। हाँ जी, जब इंटरवल की बात करेंगे तब आप इस चीज़ को लेके आएंगे। ठीक है, जब आपने जो है ना कन्वर्जेंस ऑफ रेडियस की बात की थी तो तब आपने नहीं लिया, जब आपने इंटरवल की बात करनी है तो फिर आप इसको भी साथ में लेके आएंगे, आप इसको भी बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैसे ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को बता देना है, देन आपने जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, फिर आपने क्या करना है इसको लेके आना है। ठीक है, चूँकि आपके पास रेडियस का आंसर 1 है, अब आपने इनको डिटर्मिनेंट एब्सोल्यूट की वैल्यू में लिखते हुए किसके बराबर रखना है, आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के, जो कि 1 था। ठीक है ना, फिर वही बात चूँकि ये एब्सोल्यूट में है, जब इसे ख़त्म करेंगे तो एक नेगेटिव का होगा जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव का होगा वो के बाद में लिखा जाएगा। अब इसके साथ चूँकि पॉजिटिव पाई हो रहा है x के साथ, तो दोनों तरफ -π ऐड कर देंगे, इधर भी और इस तरफ भी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे हुआ है, -π दोनों तरफ ऐड कर दी गई थी ताकि x को साकन किया जाए, अकेला किया जाए। फिर इसको हल करेंगे तो ये आंसर बन रहा है, इसको हल करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आंसर बन रहा है, और यही आपके पास इंटरवल है जो कि पूछा गया था कन्वर्जेंस का। ठीक है ना, सो इस तरह से ये लेक्चर भी आपका एंड हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।
अगर किसी स्टेप में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना है। सो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के लिए ऑल द